हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग साहित्य के सेक्शन से जो उसमें ख नंबर में टॉपिक दिया गया है, काव्य वीथी के लिए जो निर्धारित कवि हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञय, नागा अर्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल जैसे कवियों के बारे में, उनके जीवन परिचय, क्या क्या उन्होंने साहित्य लिखा है और उनके टोटल जीवनियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ आरंभ करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और अंत में एमसीक्यू टेस्ट भी इस चैप्टर से संबंधित संपूर्ण ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। इनका स्थान जो है, निवास स्थान वाराणसी माना जाता है। 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु मानी गई है। देखिए, नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, पिताजी का नाम है बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। देखिए, प्रश्न जो है ना वो पिताजी के नाम से भी आते हैं। तो जितने भी आप कवियों के पिता या माता जी का नाम पढ़िएगा तो कृपया उसको अच्छे ढंग से याद करते चलिएगा। ठीक है। तो पिता का नाम याद रखिएगा, मेनली गोपाल चंद अवश्य आता है ऑप्शन में। ठीक है, गोपाल चंद। जन्म हुआ था इनका 1850 में, जन्म स्थान वही काशी वाला इलाका। शिक्षा स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किए थे शिक्षा में। और संपादन में इन्होंने क्या क्या किया था, तो वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन एक में है दोस्तों। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका, इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को संपादन भी किए थे और बहुत सारे लिखे गए थे इनके द्वारा रचनाएं। ठीक है। देखिए, लेखन विद्या में ये कविता लिखते थे, नाटक लिखते थे, एकांकी लिखते थे, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता भी किया करते थे। ठीक है। चलिए आगे है, भाषा शैली इनका कैसे था। तो इनका भाषा जो था ना वो ब्रज भाषा था। ठीक है। और खड़ी बोली था। भाषा में याद रखिएगा ब्रज भाषा और खड़ी बोली, और शैली में याद रखिएगा मुक्तक शैली। शैली में क्या याद रखिएगा, मुक्तक शैली। ठीक है। देखिए, प्रमुख रचना इनका कौन कौन सा, नीलम देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और कर्पूर मंजरी, सुलोचना इनके प्रमुख रचनाएं था। ये सब। इनका निधन 1885 में हुआ था। देखिए, साहित्य में इनका स्थान के बारे में, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भारतेंदु को आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय भावोत्थान, ठीक है, भावोत्थान के प्रतीक भारतेंदु जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। भारतेंदु कहाँ के वंशज थे, तो सेठों के एक परिवार के वंशज थे। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के काल इनके पूर्वज सेठ अमी चंद का उत्कर्ष काल था। माने अंग्रेजों के समय में इनका बहुत ही विकास हुआ था। अब देखिए, नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में अमी चंद का काफ़ी सम्मान था। ठीक है, सिराजुद्दौला के दरबार में इनके पूर्वज अमी चंद को काफ़ी सम्मान मिलता था। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र ब्रज भाषा में गिरिधर दास नाम से लिखते थे। ठीक है, ब्रज भाषा में ये भी कुछ लिखा करते थे, लेकिन उनका नाम गोपाल चंद्र न रह करके वहाँ पास गिरधर दास नाम से वो लिखा करते थे। घर पर ही इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी भारतेंदु जी का। बहुत कम उम्र में संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू के जानकार हो चुके थे। मैंने बहुत सारा भाषा ये जानते थे। ठीक है। चलिए वीडियो पॉज करके सभी भाषा को गिन लीजिए कि कितना भाषा जानते थे। आगे देखिए, आगे है कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में मुन्नी देवी से इनका विवाह हो गया। यात्रा करने के जो थे ना ये बहुत शौकीन थे, यात्रा बहुत करते थे। जहाँ भी गए वहाँ के साहित्य और सांस्कृतिक निधियों को समेटने का काम किया इन्होंने। ठीक है। चलिए आगे देखिए, साहित्य के कई रूपों का विकास भारतेंदु और उनके समय में हुआ था। पत्रकारिता के क्षेत्र में कवि सुधा 1868 ईस्वी में और हरिश्चंद्र मैगजीन
मैगजीन 1873 ईस्वी में, और स्त्रियों के लिए बाल बोधनी पत्रों का प्रकाशन, ठीक है, पत्रकार के रूप में भारतेंदु की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी थी इनकी, ठीक है, पत्रकार के रूप में भी उपलब्धि था। और बहुत सारे जो भी बुक हम लोगों ने पढ़ा उसको बारे में। और बाल बोधनी आप विशेष करके याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे है कि सामाजिक संगठन में भी सक्रिय रहते थे। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए संगठन इन्होंने बनाया था। यहाँ से भगवत भक्ति, ठीक है, तोषणी नाम की पत्रिका निकलती थी। उनका नाट्य साहित्य 3 भाग में विभक्त था, अनुदित, मौलिक और अपूर्ण, ठीक है। विद्यासुंदर, ठीक है, विद्यासुंदर 1865 ईस्वी में, संस्कृत से अनुदित और पाखंड विडंबन 1872, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878, विशाख दत्त के जो संस्कृत नाट्य था ना, इनका इन्होंने अनुवाद किया था, ठीक है, इत्यादि। शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस अनुवाद अपूर्ण रह गया था, मैंने ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटक था उनका भी ये अनुवाद कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे रामशंकर व्यास और राधा कृष्णन ने पूरा किया। इनके मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती 1873, प्रहसन और सत्य हरिश्चंद्र 1875, श्री चंदावली 1876 नाटिका है यह, भारत दुर्दशा 1880 और नील देवी 1881, ठीक है, ये क्या है, प्रहसन है, प्रमुख है इनमें। अब देखिए प्रेम जोगिनी 1875 और सती प्रताप 1883 ईस्वी में नाटक पूर्ण नहीं हो चुके थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय के बारे में देखिए। युग प्रवर्तक साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही यह माता पिता के सुख से वंचित हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। कहाँ प्रवेश लिए थे? तो क्वींस कॉलेज में। किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग रहा था, ठीक है। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में बहुत ज़्यादा थी। अवकाश के समय यह विभिन्न स्थानों की यात्रा किया करते थे। भारतेंदु जी बड़े ही उदार और दानी पुरुष थे, ठीक है, उदार और दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा जो है वो शोचनीय हो गई और यह ऋण से ग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही ये 6 रोग के भी शिकार हो गए, ठीक है, 6 रोग के शिकार हो गए, ठीक है, इनको टीबी रोग हो गया। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया किंतु मुक्त नहीं हो सके। 1850 ईस्वी में किसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष, किसी नहीं होगा यहाँ पास, इसी रोग होगा, ठीक है, इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। आगे है साहित्य परिचय इनका। देखिए भारतेंदु जी बाल्यकाल से ही काव्य रचना करने लगे थे। बाल्यकाल से ही इन्होंने काव्य रचना करने लगे थे, ठीक है। अपनी काव्य रचनाओं में ये ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर भी आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। भारतेंदु जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्यासुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया।
अब देखिए इनकी जो है वो सकारात्मक सोच की कहानी देखिए। सन 1868 में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। कवि वचन सुधा, ठीक है, एक नाम है, ठीक है। इसके 5 साल उपरांत सन 1873 में इन्होंने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। हरिश्चंद्र मैगजीन का कार्य जो है संपादन करना कार्य प्रारंभ किया। आंखों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, ठीक है। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ था। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका यानी को हरिश्चंद्र चंद्रिका को जाता है। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रा वृत्त आदि विभिन्न विद्याओं में गद्य की रचना की थी इन्होंने। इसके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपनी आदर्श माना करते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्काल पत्रकारों में सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न आएगा कि भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो 1880 ईस्वी में। कब किया गया था? 1880 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कृतियाँ। अल्प आयु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान किया, ठीक है। अब देखिए इनके द्वारा लिखा गया ड्रामा के बारे में है, नाटक के बारे में है। देखिए भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है। पहला है मौलिक, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, एक ही में है ये सब, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, और विशस्य विस्मोधम, और सती प्रताप तथा और प्रेम जोगनी, ठीक है। 1 मिनट देखिए, सती प्रताप है और बीच में तथा है और फिर है प्रेम जोगनी, ठीक है, और पास स्पेस नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। सती प्रताप और तथा में है प्रेम जोगनी, ठीक है। आगे देखिए ख में अनुदित में किस प्रकार का है नाटक? मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय। आगे है निबंध संग्रह में सुलोचना, परिहास, वचंक, मदालसा, दिल्ली दरबार और दर्पण और लीलावती। आगे देखिए इतिहास में कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास और अग्रवालों की उत्पत्ति, ठीक है। चलिए आगे देखिए यात्रा वृत्तांत में सरयू पार की यात्रा लिखे थे और लखनऊ की यात्रा वृत्तांत में 2 चीज इन्होंने लिखे थे, ठीक है। अब देखिए जीवनिया में क्या था? सूरदास की जीवनी लिखे थे, जयदेव की जीवनी लिखी थे और महात्मा मोहम्मद जी का जीवनी इन्होंने लिखे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। देखिए भाषा में भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप क्या था? स्थिर नहीं था। हिंदी भाषा का स्वरूप जो था ना, एक निश्चित आकार में नहीं था। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को अस्थायित्व प्रदान किया इन्होंने, और इन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया। उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया गया। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का प्रयोग करके इन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतीयों के प्रयासों से हिंदी भाषा, ठीक है, भारतेंदु जी होना चाहिए, भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई, ठीक है। इनके ही प्रयास से हिंदी भाषा जो है ना वो सरल होता चला गया, सुलभ होता चला गया और लोकप्रिय फेमस भी होता चला गया। शैली देखिए इनका, भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। इनकी गद्य शैली पर आधारित वाक्य हृदय की अनुभूतियों से परिपूर्ण लगते हैं। उनमें जटिलता के स्थान पर प्रवाह देखने को मिलता है। भारतेंदु जी ने
अग्रलिखित शैलियों का उपयोग किया है। ठीक है, जो आगे शैली लिखा हुआ है इसको अग्रलिखित बोला गया है। पहला देखिए, पहला है वर्णनात्मक शैली। अपने वर्णन प्रधान निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। वाक्यों, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों से युक्त उनकी वर्णनात्मक शैली की अपनी अलग क्या है, मौलिकता है। ठीक है, दूसरा है विवरणात्मक शैली। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने यात्रा संस्मरणों और विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। उनकी यह शैली कभी तो पूर्ण आभा से मंडित है। आगे है तीसरा में भावात्मक शैली। भारतेंदु जी द्वारा रचित जीवनी साहित्य एवं कई नाटकों में क्या है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें इनके भाव पक्ष की प्रबलता दृष्टिगोचर होती है। चलिए आगे है 4 नंबर में विचारात्मक शैली। 4 में क्या है, विचारात्मक शैली। देखिए, वैष्णवता और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है आदि निबंधों में भारतेंदु जी की विवरणात्मक शैली का परिचय मिलता है। इस शैली पर आधारित रचनाओं में इनके विचारों की गंभीरता एवं विश्लेषण शक्ति के दर्शन होते हैं। ठीक है, 5वां में देखिए, आगे है व्यंग्यात्मक शैली। भारतेंदु जी द्वारा रचित निबंधों, नाटकों आदि में यत्र तत्र व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन भी होते हैं। फिर है हास्य शैली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हास्य शैली में भी रचनाएं की है। हास्य शैली में लिखी गई उनकी रचनाओं में अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा न भवती क्या है, उल्लेखनीय है। इनके निबंधों में भी यत्र तत्र हास्य शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इनके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र में शोध शैली, भाषण शैली, श्रांत शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली आदि में निबंधों की रचना की है। आगे है हिंदी साहित्य में स्थान। देखिए, भारतेंदु ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें, ठीक है, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनककार, युग निर्माता, साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक इनको कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें युद्ध दृष्टि और युग अस्थिरता और युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ करेंगे। देखिए, भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1850 में। भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, तो भारतेंदु जी का जन्म हुआ था वाराणसी, काशी वाला इलाका। ठीक है, भारतेंदु की मृत्यु कब हुई थी, तो 1885 में। 1885 में। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु जी को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि भारतेंदु ही किसके शौकीन थे। भारतेंदु जी, यहाँ कीजिए, भारतेंदु जी किसके शौकीन थे, तो यात्रा करने के बेहद शौकीन थे। भारतेंदु जी की संपादित पहली पत्रिका कौन थी, संपादित पहली पत्रिका क्या था, कवि सुधा। क्या था, कवि सुधा। 7 है, भारतेंदु जी ने स्त्रियों के लिए कौन सी पत्रिका संपादित किए थे, स्त्रियों के लिए बाल बोधनी, स्त्रियों के लिए बाल बोधनी। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक कौन है, ठीक है, स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक कौन है, तो भारतेंदु जी हैं। हिंदी के उत्थान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने वाला कौन है, तो है भारतेंदु जी। कविता कामनी को रीतिकालीन और विलासिता के झुरमुठों से निकालने वाले कौन हैं, ठीक है, तो है भारतेंदु जी। कविता को जनजीवन की साधारण पृष्ठभूमि पर किसने लाया, ठीक है, किसने लाया था, तो भारतेंदु जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की भाषा क्या है, तो दोस्तों इनकी काव्य की भाषा जो है वह है ब्रज भाषा। कैसी भाषा है, तो ब्रज भाषा है। भारतेंदु जी की रचना है, भारतेंदु जी की रचना क्या में है, तो भारतेंदु जी की रचना जो है ना
वो सवैया एवं कवित के रूप में है, सवैया और कवित के रूप में है। आगे देखिए, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना में पिया का संबोधन किसके लिए किया गया है? पिया का संबोधन कृष्ण के लिए किया गया है। भारतेंदु जी की रचना भारत दुर्दशा क्या है? भारत दुर्दशा जो है वह क्या है? तो यह एक नाटक है। देखिए दोस्तों, बीच बीच में ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि आप पीछे इसको नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसको आप क्या कीजिएगा, याद करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि भारतेंदु जी के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही? काव्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही? तो राष्ट्रीय प्रवृत्ति। क्या रही? राष्ट्रीय प्रवृत्ति। भारत पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिए इन्होंने। आगे है कि भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा कौन है? भारतेंदु जी की दृष्टि में काव्य की आत्मा जो है ना वह कौन है? तो रस है। काव्य की आत्मा भारतेंदु की दृष्टि में कौन है? तो रस है। चलिए आगे देखिए, भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? कितने भागों में? तो 3 भागों में। इनके नाट्य साहित्य के भागों में विभक्त सही नाम चुनना है। जो 3 नाम शामिल है, ठीक है, वह है अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, अनुदित, मौलिक और अपूर्ण। चल आगे देखिए। आगे है, इनके अधूरे अनुवाद को किस जोड़ी ने पूरा किया? अधूरे अनुवाद को किस जोड़ी ने पूरा किया था? तो रामाशंकर व्यास और राधाकृष्ण दास ने। रामाशंकर व्यास और राधाकृष्णन दास ने। भारतेंदु जी कितने भाषा के जानकार हो चुके थे? तो भारतेंदु जी जो थे ना वो 11 भाषा के जानकार हो गए थे। कितने? 11 भाषा के। भारतेंदु जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? ठीक है, तो 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। हिंदी गद्य विद्या का स्वरूप निर्धारण किसने किया? ठीक है, किसने किया था? तो भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी ने किस भाषा को अपनाने की स्वीकृति दी? किस भाषा को अपनाने की इन्होंने स्वीकृति दिए थे? ठीक है, तो भाषा था दोस्तों व्यवहारिक भाषा। कैसा भाषा था? व्यवहारिक भाषा था। आगे देखिए, आगे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक कब हिंदी नई चाल में ढली? कब हिंदी नई चाल में ढली थी? ठीक है, तो वह ढली थी दोस्तों 1873 में। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? आधुनिक काल का जो जनक है किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु युग का अन्य नाम बताना है। भारतेंदु युग का अन्य नाम तो पूर्ण जागरण काल। क्या है? पूर्ण जागरण काल। आगे देखिए, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आगे है, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का है? कुल कितने वर्ष का था इनका जीवन काल? तो 35 वर्ष का। कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? तो भारत हरण भारतेंदु की नहीं है। चलिए आगे देखिए। आगे है कि भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासव कहा? देसी राजाओं को रासव कहा। किस कृति में इन्होंने बोले हैं? तो ये बोले हैं भारत दुर्दशा में। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? भारतेंदु युग की प्रवृत्ति कौन सी प्रवृत्ति जो है ना वो नहीं है? तो इतिवृत्तात्मक प्रवृत्ति नहीं है। आगे है कि हिंदी नई चाल में ढली किसकी युक्ति है? हिंदी नई चाल में ढली किसकी युक्ति है? तो भारतेंदु की। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो बाल बोधनी पत्रिका। निम्नलिखित में भारतेंदु का मौलिक नाटक क्या है? मौलिक नाटक भारतेंदु का क्या है? तो अंधेर नगरी। आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी काव्य का बैतालिक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु को। प्रेम फुलवारी किसकी रचना है? प्रेम फुलवारी जो है ना वह किसकी रचना है? तो भारतेंदु जी का रचना है प्रेम फुलवारी। भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृतियाँ का सृजन किया है? तो टोटल 70 काव्य कृतियों का सृजन किया है। आगे है, पौधन विदेश चली जात या अति खरीस। ठीक है, ख्वारी ख्यारी। ये जो है ना ये किसकी लाइन है? तो यह है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता है प्राचीन और नवीन का समन्वय है। इन्हें द्वितीय भारतेंदु भी कहते हैं। किसको द्वितीय भारतेंदु कहते हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र को। किसको? प्रताप नारायण मिश्र को कहते हैं। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो
श्रद्धाराम फुलेरी, श्रद्धाराम, ठीक है, श्रद्धाराम फुलेरी। आगे है कि आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो प्रेम घन की। किसकी? प्रेम घन की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माने हैं। किसको? परीक्षा गुरु को। आगे देखिए, समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, इसके जो लेखक हैं वह कौन है? वह है अंबिका दत्त व्यास। क्या है? अंबिका दत्त व्यास हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्ध का मूलाधार है। साहित्यिक प्रसिद्ध का मूलाधार क्या है? शिव शंभू का चिट्टा। शिव शंभू का चिट्टा है। चलिए आगे देखिए, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला एवं भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? किसको माना जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त को माना जाता है। नौ भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? इसके रचयिता कवि जो है वो कौन है? राधाचरण गोस्वामी। चलिए आगे देखिए, आगे है जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, किसकी उक्ति है यह? ठीक है, तो यह जो युक्ति है ना वह है प्रताप नारायण मिश्र का। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र का। आगे है धन्य भारत भूमि सब रत्नी की उपजावनी। ठीक है, सब रत्नी की उपजावनी। ठीक है, यह जो लाइन है इस लाइन को किसने बोले हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी बोले हैं। इमारो उत्तम भारत देश किसकी उत्तर है? किसकी? यह जो है वो उत्तर है तो राधाचरण गोस्वामी जी का। आगे है प्रेम सप्तशती किसकी रचना है? ठीक है, यह जो रचना है ना ये जगमोहन सिंह की रचना है। ठीक है, यहाँ पास मिसप्रिंटेड है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। देखिए, चीरगांव यूपी के निवासी 1886 से लेकर के 1964 इनका जीवन काल। ठीक है, देखिए कवि परिचय एक दृष्टि में देखेंगे, इनका नाम क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त इनका नाम है। क्या नाम है इनका? तो मैथिली शरण गुप्त इनका क्या है? नाम है। जन्म हुआ था इनका 1886 में। कब? 1886 में। जन्म स्थान है चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश। चीरगांव झांसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुआ था इनका चीरगांव झांसी में 1964 में। कब? 1964 में। पिता का नाम इनका था सेठ रामचरण गुप्ता। पिता का नाम क्या था? तो मैथिली शरण गुप्त का पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्ता। माता का नाम था काशीबाई। क्या नाम था? काशीबाई। गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। कृतियाँ थी भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ का वध। जयद्रथ का वध, ये सब इनकी कृतियाँ थी मैथिली शरण गुप्त जी का। मुख्य रचना है इनका साकेत। पत्नी का नाम के बारे में पता नहीं है। भाषा शैली थी ब्रज भाषा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का भाषा शैली कैसा था? ब्रज भाषा। पुरस्कार इनको विशिष्ट सेवा पदक मिला था। पुरस्कार क्या मिला था? तो विशिष्ट सेवा पदक इनको पुरस्कार के रूप में मिला था। पेशा इनका क्या था? तो लेखक थे और कवि थे। पेशा क्या था? लेखक और कवि। और नागरिकता कहाँ की थी? तो भारत की नागरिकता थी। साहित्य में योगदान, अपने काव्य में राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय गुप्ता जी को जाता है। मैथिली शरण गुप्ता जी को जाता है। द्विवेदी युग के यह अनमोल रत्न रहे हैं। द्विवेदी युग के यह अनमोल रत्न रहे हैं। चलिए देखिए अब इनका जीवन परिचय। देखिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान पर 1886 में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता का हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा चीरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल हाई स्कूल झांसी से हुआ था। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृति एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्ता जी की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से
प्रकाशित होने वाले वैश्योपरक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश उपदेश और स्नेहमय परामर्श से इनके काम में पर्याप्त निखार आया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 12 सितंबर 1964 ईस्वी को भारत माँ भारती का सच्चा सपूत सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। ठीक है, 1964 में। आगे है साहित्यिक परिचय। देखिए, गुप्ता जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्ता जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्त कथन की अधिकता है, किंतु बाद की रचनाओं में लाक्षणिक वैचारिक एवं सूक्ष्म मनोभाव की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। गुप्ता जी ने अपनी रचनाओं में प्रबंध के अंदर गीति काव्य का समावेश कर उन्हें उत्कृष्टता प्रदान की। गुप्ता जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव है, मानवीय है, उनमें देव एवं दानव नहीं है। इनके राधा, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। इनके लिए वे जीवन पर ना और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच के एक व्यक्ति हैं, ऐसा मानते थे इन्होंने। कृतियाँ इनकी रचना देखिए, गुप्ता जी के लगभग 40 मौलिक और काव्य ग्रंथों में भारत भारती 1912 में, और रंग में भंग 1909 में, और जयद्रथ वध और पंचवटी और झंकार और साहेब और यशोधरा और द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि का उल्लेखनीय इन्होंने लेखिए का काम किया है। भारत भारती में हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जगाई। ठीक है, रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण साकेत है, ये प्रसिद्ध है। यशोधरा और साकेत मैथिली शरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य की रचना किए थे। पहला है भाषा शैली। देखिए, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्य रूप देने में गुप्ता जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्ता जी भाषा में माधुर्य भाव की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सुंदर अद्भुत है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। इनकी भाषा में लोकप्रियता एवं मुहावरे की प्रयोग जो है वो जीवंत आ गई है। ठीक है, गुप्ता जी मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन ग्रंथ के साथ साथ मुक्तक, गीति और गीति नाट्य और नाटक आदि क्षेत्रों में भी इन्होंने अनेक सफलताएं मिली है। इनकी रचना पत्रावली और शैली में रचित मूल्य काव्य शैली का नमूना है। इसी शैली में योग्यता और प्रहमान्यता एवं संगीतात्मक विज्ञान है। आगे है हिंदी साहित्य में इनका स्थान। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण ही साहित्य में इसका विशेष स्थान है। हिंदी काम राष्ट्रीय भाव की पुनीत गंगा को बहने का श्रेय गुप्ता जी को है। ठीक है, अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों के राष्ट्रीय भावनाओं को भर कानून में जागृत लगने वाले राष्ट्रीय कवि हैं। ठीक है, इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है और राष्ट्र प्रेम गुप्ता जी की कविता की प्रमुख सरवर है। भारत दूरदर्शन में प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रेरणाप्रद ठीक है चित्रण हुआ है। इस रचना
में व्यक्त स्वदेशी प्रेम ही इनकी पर्वतीय रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणित हो गया। ठीक है, उसकी कवियों में दोस्तों उनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कई आर्य समाज का प्रयोग भी उन पर पड़ा है। अपने काव्य की कथा वस्तु गुप्ता जी ने आज के जीवन से ना लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से लेकर चलिए। ठीक है, यह अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन में मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपने आते हैं। नारी के प्रति गुप्ता जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से अभिलक्षित है। यशोधरा, उर्मिला और कैसी और भूधृता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है पुरस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें डी लिट की उपाधि प्रदान की गई थी। 1952 में इन्हें गुप्ता जी के राज्यसभा में सदस्यों के लिए मनोनीत भी किए गए थे। 1954 में इन्होंने प्रथम पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण के स्तर को सबसे अधिक मुखर और राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधक राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। तो इनमें तनिक भी संदेह नहीं। गंगा युग के महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने लगातार अन्य राष्ट्रप्रेमियों के कारण ही अपने गरिमा प्राप्त की। वे अपनी राष्ट्रीय चेतना और वैष्णव भक्ति के कारण निरंतर कवि जीवन में खड़ी बोली के विकास के निवास में लगे रहे। अपनी उपलब्धि ये की कारण कि वे लगातार सम्मानित पुरस्कृत होते रहे हैं। साकेत के लिए 1935 में उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार मिला। 1936 में मंगला प्रसाद द्विवेदी राष्ट्रपति ने उनका मनोनयन 1952 में पहले संसद सदस्य के रूप में किया था। इनकी कृतियां देखिए, रंग में भंग और जय द्रव्यवध जय, ठीक है, जयद्रथवध और शकुंतला, किसान पंचवटी, शक्ति, गुरुकुल, वसुधरा, द्वापर और सिद्धराज, संकेत और जय भारत और करबला, अजीत, विष्णुप्रिया, रत्नावली, प्रदक्षिण, भारत भारती और कुणाल गीत और वैतालिक, श्वेत संगीत और विश्ववेदना और मंगलभट्ट आदि। आगे हैं इनकी कृतियाँ देखिए, काव्य कृतियाँ, 2 नाटक, 2 स्मारक और संस्कृत, बाल्या और अंग्रेजी में। ठीक है, आगे देखिए बांग्ला और अंग्रेजी में। कृतियाँ के अनुवाद की भी पर उन्होंने काम किया था। मृत्यु, मैथिली शरण गुप्त जी पर गांधी जी का कोई गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था और कारावास की यात्रा भी की थी। यह सूचना सच्चे राष्ट्रकवि के लिए भी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इनके काम से हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। ठीक है, महान ग्रंथ भारत भारती में इन्होंने भारतीयों की अमूल्य निधि मानते हैं। ठीक है, और लोगों की जाति और धर्म के प्रति गवर्नर और गौरव की भावना जताई है। आदिकालीन काल तक राष्ट्र सेवा में अथवा काम साधना में लीन रहने और राष्ट्र के प्रति अपनी रचनाओं को समर्पित करने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को अपनी राष्ट्र को अलविदा कह गए। चलिए आगे देखिए, आगे है कि साकेत की रचना किसके द्वारा चरित्र पर लगे लक्षांश को धोने का प्रयास में है, जो किया जाता है तो कैकेयी के द्वारा। गुप्ता जी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था, तो गुप्ता जी को राष्ट्रकवि के सम्मान से अलंकृत किया गया था। गुप्ता जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत कब किया गया था, तब इसको अलंकृत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा अलंकृत किया गया था। आगे है कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दौड़ में भारतीय जागरण के स्वर में सबसे आधुनिक मुखर करने वाले कवि हैं। ठीक है, वह है मैथिली शरण गुप्त जी।
आगे देखिए, आगे है कि साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा उनको पुरस्कार मिला था साकेत के लिए? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार। वह पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला? वह पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला था? ठीक है, जो नीचे गिरा हुआ है तो वो मिला था दोस्तों 1852 में। मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा प्रबंधक काव्य आया, एक छोटा प्रबंधक जो है ना वह काव्य आया तो 12 रुपये लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी, देखिए यह पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला था? यह पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला था? 1935 में। ठीक है, आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त को मंगल प्रसाद पुरस्कार कब मिला? ठीक है, तो ये जो पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है, वो मिला था 1952 में। मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा प्रबंधक काव्य आया, एक छोटा प्रबंध जो है ना वह काव्य आया। ठीक है, कब आया था? तो रंग में भंग। कब आया था? रंग में भंग, उसका नाम था रंग में भंग ना। गुप्त जी को साकेत के विषय में किन से प्रेरणा मिली? किन से इनको प्रेरणा मिला था? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य से। गुप्त जी का जन्म कब हुआ? गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 1886 में। गुप्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो हुआ था चीर गांव में। आगे है, खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन किससे मिला? किससे मिला था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से। गुप्ता जी आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते थे? तो किस उपनाम से जाने जाते थे? तो दादा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसका कि 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया था? किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो इनको मिला था दोस्तों साहित्य वाचस्पति की उपाधि। ठीक है, आगे है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। देखिए, ये इनका निवास स्थान है बंगाल के महिषादल। 1896 से लेकर के 1961 इनका जीवन काल रहा। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य जीवन परिचय। इनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपनाम था निराला। जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 को, 21 फरवरी 1896 को। आयु इनका था 62 वर्ष। ठीक है, जन्म स्थान महिषादल, जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे है, इसके बाद पिता का नाम था पंडित राम सहाय, माता का नाम था रुक्मणी। पिता का नाम याद रखिएगा पंडित राम सहाय और माता का नाम याद रखिएगा रुक्मणी। पत्नी का नाम था मनोहर देवी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का पत्नी का नाम क्या था? मनोहर देवी। प्रमुख रचना गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। ठीक है, पेशा इनका आर्मी ऑफिसर, पेशा आर्मी ऑफिसर। और बच्चे एक पुत्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बच्चे एक पुत्री थी सिर्फ। भाषा हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत। निदान 15 अक्टूबर 1961 को। ठीक है, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सामान्य परिचय के बारे में। निराला का जन्म बसंत पंचमी रविवार 21 फरवरी 1896 के दिन हुआ। अपना जन्मदिन वसंत पंचमी को ही ये मनाते थे। ठीक है, उनकी एक कहानी संग्रह लिली 21 फरवरी 1899 जन्मतिथि पर ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और रविवार को इनका जन्म हुआ था, इसलिए वह सूर्य कुमार के सूरज कुमार, ठीक है, सूरज, अच्छा से कर लीजिए इसको, सूरज को सूरज कुमार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, सूरज कुमार के नाम से इनको जाने जाते थे। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि उनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय। ठीक है, और इनका पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम था पंडित राम सहाय। क्या नाम था? पंडित राम सहाय। और वह सिपाही की नौकरी करते थे। उनकी माता का नाम था रुक्मणी। जब निराला जी 3 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पिता ने उनकी देखभाल की, उनके पिता ने उनकी देखभाल किए थे। देखिए
ये जो डेट है ना 21 फरवरी 1899, ये सही है। ठीक है, ये 1896 वाला आप कट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 1896 नहीं 1899। ठीक है, याद रखिएगा 21 फरवरी 1899 को हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी मीणा जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, इनकी शिक्षा के बारे में है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा महिसादल हाई स्कूल से हुई थी, परंतु उन्हें वह पद्धति में रुचि नहीं लगी। फिर इनकी शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल की पढ़ाई पास करने के बाद उन्हें घर पर रहकर ही संस्कृत अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था, जिसके बाद वह लखनऊ और फिर उसके बाद गढ़कोला उन्नाव आ गए थे। शुरुआत के समय से ही उन्हें रामचरितमानस बहुत अच्छा लगता था। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का निपुण ज्ञान था, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत। श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर से वह अधिक रूप से प्रभावित थे। उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा जो है वो मन का खेलने में, घूमने और तैरने और कुश्ती लड़ने में लगता था। ठीक है, इनका विवाह के बारे में है। देखिए, इनका निर्मला जी का विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, उनका विवाह मनोहरा, ठीक है, मनोहर देवी, ठीक है, से हुआ था। मनोरमा देवी, एक मिनट, ये अलग अलग जो है ना मिस प्रिंट, मनोरमा देवी ठीक रहेगा। ठीक है, मनोरमा कर लीजिए उसको। ठीक है, मनोरमा देवी रायबरेली जिले के डायमंड, ठीक है, के पंडित रामदयाल की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आगे है इसके बाद कि वह बहुत ही शिक्षित थी और उन्होंने संगीत का अभ्यास भी किया था। फिर उन्होंने हिंदी सीखी। इसके बाद बांग्ला के बजाय हिंदी में कविता लिखना शुरू किया, परंतु 20 वर्ष की आयु में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्री जो विधवा थी, फिर उसकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पारिवारिक विपत्तियां, देखिए उनके जीवन में 16-17 वर्ष की उम्र से ही विपत्तियां आनी शुरू हो गई थी। उन्हें कई सारी प्रकार की देवी सामाजिक और साहित्यिक और संगोष्ठी से गुजरना पड़ा था, परंतु आखिर तक उन्होंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं था। जब वो 3 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई और सामाजिक रूप से उनका पिताजी का निधन भी हो गया, और साथ ही 20 साल की उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली थी, उनमें उनकी पत्नी के साथ चाचा, भाई, भाभी की भी मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत टूट गए थे वो। ठीक है, परंतु आखिर तक उन्होंने अपना मार्ग जो है ना वो विचलित नहीं किए और अपने लक्ष्य को पूरा किए। कुछ समय पश्चात उन्होंने महिसादल के राजा के पास नौकरी शुरू की और थोड़े समय बाद उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन के पत्रिका समन्वय के संपादक के कार्य में काम करना शुरू किया। कार्यक्षेत्र, इन्होंने पहली नियुक्ति महिसादल राज्य में की थी। उसके पश्चात उन्होंने 1918 से 1922 तक यहाँ पर नौकरी की। इसके पश्चात वे संपादन और अनुवाद कार्य और स्वतंत्र लेखन में प्रवृत्त हो गए थे। इस दौरान उन्होंने कई सारे कार्य किए। 1922 से 1932 के बीच कोलकाता में प्रसिद्ध हुए समन्वय का संपादन किया। साथ ही 1923 में अगस्त से मतदाता संपादक मंडल में भी कार्य किया था। ठीक है, फिर उन्होंने लखनऊ में गंगा पुस्तक माला, ठीक है, गंगा पुस्तक माला कार्यक्रम में मासिक पत्रिका सुधा 1934 के मध्य के साथ संबंध में रहे थे। ठीक है, कुछ समय उन्होंने लखनऊ में ही बिताया। 1934 से 1940 तक, 1942 से मृत्यु तक इलाहाबाद में रहकर यह उन्होंने अनुवाद कार्य साथ ही स्वतंत्र लेखन का कार्य भी किया था। उनकी सबसे पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक
मासिक पत्रिका 1920 में जून में प्रकाशित हुआ था। इनकी सबसे पहली कविता संग्रह 1923 में अनामिका प्रकाशित हुआ था। 1920 में अक्टूबर में सबसे पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना। देखिए 1920 ईस्वी के आसपास उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था। उनकी सबसे पहली रचना एक गीत जन्मभूमि पर लिखी गई थी। 1916 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी गई जूही की कली। ठीक है, और बहुत ही लंबे समय तक का प्रसिद्ध रहा यह। ठीक है, और 1922 में प्रकाशित यह हुआ था। ठीक है, जूही की कली। काव्य संग्रह इनका देखते हैं, अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका और अनामिका दूसरा बार, और तुलसीदास और कुकुरमुत्ता और अनीमा। ठीक है, और इनका जो उपन्यास था वो था अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिलेसुर, वकरिहा और चोटी की पकड़, काले कारनामे और चमेली और इंदुलेखा इनका उपन्यास था ये सब। कहानी संग्रह में लिल्ली, सखी, सुकुल की बीबी और चतुरी चमार और देवी। ठीक है, लिल्ली, सखी, सुकुल की बीबी और चतुरी चमार और देवी। ठीक है, निबंध में इनका है रविंद्र कविता कानन और प्रबंध पदम और प्रबंध प्रतिमा और चाबुक और चयन और संग्रह है। कहानी में लिल्ली, सखी, सुकुल की बीवी, पीछे हम लोग जस्ट पढ़ लिए। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भाषा शैली। ठीक है, इनकी भाषा शैली आखिर जो था वो कैसा था। देखिए शैली मनुष्य का स्वरूप है, वह उसके आंतरिक भावों का प्रतिरूप है। ठीक है, ढांचा है, नमूना है। महाप्राण निराला की शैली के कई रूप हैं। इनकी शैलियों में प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, देखिए पहला है प्रधान शैली, दूसरा है व्यवहारिक शैली, तीसरा है प्रधान शैली और फिर है इसमें प्रधान शैली जो कि व्यंग में है। ठीक है, चलिए अलंकृत शैली के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य में स्थान। ठीक है, देखिए निराला जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही एक अलंकृत शैली है। ठीक है, यहाँ पास 5वां एक अलंकृत शैली है, ये मिसप्रिंट करके ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए हिंदी साहित्य में स्थान, निराला जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान है। साहित्य जगत में मुक्त छंद के प्रणेता वह हैं। ठीक है, मुक्त छंद के प्रणेता कौन हैं? तो निराला जी। जीवन साहित्य समाज के सर्वत्र नवीनता, छायावादी, प्रगतिवादी, दार्शनिक, अद्वितीय प्रतिभा के महान कवि हैं। निराला जी ने छंद, भाषा और बहाव ऐसी अन्य प्रकार की नवीनता प्रदान की है। उनके अंदर तत्वज्ञान, रहस्यवादी, सामाजिक चेतना का विद्यमान पूर्ण रूप से भरा हुआ था। और आगे है प्रकाशित कृतियाँ। सन 1916 ईस्वी में जूही की कली हिंदी में ये जो है ना बहुत प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जूही की कली। कविता संग्रह में बहुत सारा इनके कविता संग्रह था। ठीक है, जैसे कि अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना और गीत कुंज, अपरा, अनीमा, नए पत्ते, आराधना और सांध्य की कली और दो चरण। ठीक है, अब देखिए अब इनके लंबी रचना में है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास, कुछ प्रतिनिधि रचना, दीन, मुक्ति, राजे ने अपने रखवाली की, भिक्षुक, मौन, राजे ने अपनी रखवाली की हो गया, संध्या सुंदरी, तुम हमारे हो। ठीक है, वरदे बीना वांदनी वरदे, चुंबन, प्राप्ति, भारती वंदना, भर देते हो, ध्वनि, उक्ति, गहन है यह अंधकारा और शरण में जन जननी और स्नेह निर्झर वह बह गया, मरा हुआ हजार। ठीक है, मरनी। इसके बाद है पथ आंगन पर
रखकर आई, फिर है आज प्रथम गाई पी, फिर है मद भरे ये नलिन, फिर है भेद कुल खुल जाए, फिर यामिनी जागी लू के झोंके झुलसे हुए थे जो। और पत्रोकंठित जीवन का विषय, तोड़ती पत्थर खुला आसमान, बांधो न नाव इस ठाव बंधो, प्रीतम बन बेला टूटे सकल बंद, रंग गई पग पग धन्य धरा, भिक्षुक वे किसान की नई बहू की आंखें, तुम और मैं उत्साह और अध्यात्म फल और अट नहीं रहे, गीत गाने दो मुझे प्रताप के प्रति, आज प्रथम गाय पिक पंचम गर्म पकौड़ी, दलित जन पर करो करुणा, कुत्ता भौंकने लगा, मराती मातृवंदना, बापू और मुर्गी, बापू तुम मुर्गी खाते यदि, फिर है नैनों के डोर लाल गुलाल भरे, और फिर है मार दी तुझे पिचकारी, फिर है खून की होली जो खेली, फिर है खेलूंगी कभी न होली, केसर की कली की पिचकारी, फिर है अभी न होगा मेरा अंत, और फिर है जागो फिर एक बार। ठीक है, चलिए इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1961 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है इनसे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। तो चलिए इन सारे प्रश्नों को भी सोल्व जो है वो कर लेते हैं। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था ना, वो बसंत पंचमी के 1899 ईस्वी में। ठीक है, सुधार लीजिए इसको, बसंत पंचमी का दिन था और 1899 में। ठीक है, 21 फरवरी 1899। ठीक, चलिए आगे देखिए, निराला जी का जन्म जो है पूछा गया है कि कहाँ हुआ था? तो महिषादल के मेदिनीपुर जिला में। ठीक है, आगे है कि निराला जी की नियमित शिक्षा कहाँ हुआ था, कहाँ तक हुआ था? इनका जो नियमित शिक्षा हुआ था वो कहाँ तक हुआ था? तो 9वीं कक्षा तक इनकी नियमित शिक्षा हुआ था। आगे है इसके बाद कि आजीविका चलाने के लिए निराला जी के पास केवल क्या था? ठीक है, इनके पास जो था वो केवल क्या था? तो साहित्य साधना था। फिर है कि निराला जी तोड़ती पत्थर के माध्य से कहाँ से निकालने के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक गर्त से निकालने के लिए कटिबद्ध है। निराला जी ने किस माध्य से जनजीवन को ग्रहण किया? ठीक है, किस माध्य से जनजीवन को ग्रहण किया? तो संवेदना और अनुभव से। निराला जी की काव्य कल्पना कहाँ से बंधी थी? कहाँ से बंधी हुई थी? तो पृथ्वी की दृढ़ आकर्षण शक्ति से बंधी हुई थी। निराला जी के लिए फूल का खिलना किसकी परिणति है? फूल का खिलना किसकी परिणति है? तो संघर्ष की। निराला जी ने अपनी रचनाओं में किस पद्धति का अनुसार किया? ठीक है, अनुसरण किया। किस पद्धति का अनुसरण किया? तो प्रगति पद्धति का अनुसरण किया। चलिए आगे देखिए, आगे है निराला जी के छंद के बंधन अरुचिकर हैं उसी प्रकार। ठीक है, किस प्रकार अरुचिकर हैं बताना है, तो धार्मिक के प्रति अरुचिकर है। आगे देखिए, आगे है कि निराला जी ने लाक्षणिक वैलछन्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितनी, ठीक है, उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंथ में पाई जाती है। निराला जी में कौन सी प्रतिभा थी? उनमें कौन सी प्रतिभा थी? तो बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा थी। निराला जी की रचनाओं में कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मंझोला देखकर लोग क्या कहते थे? ठीक है, तो रबर छंद के चुआ छंद कहते थे। ठीक है, चले आगे है कि निराला जी ने अपनी कविताओं में बेमेल चरणों की आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक किया है। ठीक है, किसमें? तो विलक्षण में। निराला जी समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य कहाँ देखा? सबसे बड़ा चुभता दृश्य कहाँ देखा? गोमती के किनारे। कहाँ? गोमती के किनारे। आगे है कि रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाओं किस रंग रूप से लेकर चलती थी? ठीक है, किस रंग रूप को लेकर चलती थी? तो आधुनिकता को। निराला जी की रचनाओं में कौन सी भाषा पाई गई? कौन सी भाषा पाई गई थी? तो बोलचाल की भाषा इनके रचनाओं में पाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। देखिए, इनका स्थान है कौसानी
ठीक है। उत्तर प्रदेश 1900 से लेकर के 1977 तक इनका जीवन काल रहा था। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान रहा है। भारत भूमि पर ऐसे कई लेखक और कवि हुए जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से समाज सुधार के कार्य किए हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला इत्यादि। आज हम आपको हिंदी भाषा के एक ऐसे कवि के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, आपको इस पोस्ट को पूरा पढ़ना है और अंत तक पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं यहाँ से। हालांकि यहाँ इस चीज़ को गूगल से लिया गया है, ठीक है, इसको कट कर लीजिए। चलिए देखिए, कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम था पंडित गंगा दत्त और जन्म के 6 घंटे बाद जो है ना, इनकी माता जो है वो उनका देहांत हो गया था। ठीक है, और आगे इसके बाद है कि फतेह हिना का लालन पालन पिता तथा दादी ने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, चलिए इसको कट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कि जीवन परिचय इनका। नाम था इनका सुमित्रानंदन पंत, मूल नाम था गुसाई दत्त। क्या नाम था? मूल नाम था गुसाई दत्त। जन्म इनका था दोस्तों 20 मई 1900 को। जन्म 20 मई 1900 को। जन्म स्थान कौसानी ग्राम। मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में। पिता का नाम पंडित गंगा दत्त, माता का नाम सरस्वती देवी। प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव, उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, और भाषा ज्ञान संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी। उपलब्धियां 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता और साहित्य अकादमी पुरस्कार और सेवियर भूमि पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार, यानी कि बहुत सारे इनको पुरस्कार मिल चुका था। काव्यधारा इनका छायावादी काव्यधारा है। शैली जो है इनका गीतात्मक शैली है। साहित्य में योगदान तो काव्य में प्रकृति के कोमल भाव तथा मानवीय भावों का अत्यंत सूक्ष्म में वर्णन करने में अद्वितीय हैं। पुरस्कार तो पद्म भूषण 1961, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 और साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आगे है मुख्य कृतियाँ तो पल्लव और पीताम्बरा और सत्यकाम। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा जो है ना वो पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस और क्वींस कॉलेज में हुआ था। इनका काव्यात सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और उन्होंने सोए की अपना नाम, ठीक है, उन्होंने सोए की अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख दिया। ठीक है, अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख दिया। ठीक है, काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की काव्य के साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ और यहीं पर उन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर जो है ना वो प्राप्ति जीती। ठीक है, प्राप्त किया। ठीक है, और देखिए सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं में ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। वर्ष 1950 में यह ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक यह प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। यह छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने 1916 से 1977 तक साहित्य सेवा की। 28 दिसंबर 1977 को प्रगति का यह सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम था गुसाई दत्त। ठीक है, लेकिन हमको अपना नाम पसंद नहीं था, ये निराला जी बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदल करके सुमित्रानंदन पंत कर लिया था। ठीक है, आगे है साहित्यिक परिचय। देखिए सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, 7 वर्ष की अल्प आयु से ही उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और 1916 में इन्होंने गिरि जी का घंटा श्यामक सर्वप्रथम रचना लिखे। ठीक है, आगे है इसके बाद कि इलाहाबाद के म्योर कॉलेज, ठीक है,
में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हो गई। वर्ष 1920 में इनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि में प्रकाशित हुई। इनके उपरांत वर्ष 1927 में इनके बीना और पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने रूपा नामक एक प्रगतिशील विचारों वाले का पत्र संपादन भी किया। ठीक है, ये बीच बीच में वर्ड जो है काफ़ी इसमें गलत है। वर्ष 1942 में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष से हुआ था। ठीक है, इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और लोकयतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार मिला और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया था। ठीक है, चलिए आगे है कृतियाँ और रचना। पंत जी की कृतियाँ निम्नलिखित है। काव्य में बीना, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ग किरण, युगांत, युगवाणी और लोकायतन और चिदम्बरा। नाटक में है रजत रश्मि और शिल्पी और ज्योत्सना। उपन्यास में है हार। भाषा शैली देखिए, पंत जी की शैली अत्यंत सरल और मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा के प्रभावित होने के कारण उन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में स्थान। पंत जी की सौंदर्य के उपासक थे। प्रगति, नारी पर कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य की अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र रहे। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रगति चित्रण से हुआ। इनके प्रगति एवं मानवीय भावों के चित्र में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। पंत जी का संपूर्ण काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक है, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता और भौतिकता, आध्यात्मिकता सभी का समावेश है। ठीक है, आगे देखिए इनके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में है। आगे देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। 1918 में वे अपने भाई के साथ कहाँ से आ गए और वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। ठीक है, कहाँ से नहीं है, देखिए वहाँ से आ गए, कर लीजिए, वहाँ से आ गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। ठीक है, मैट्रिक कोचिंग करने के बाद इलाहाबाद आ गए। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने सब कक्षा 12वीं और इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई, ठीक है, 12वीं तक की पढ़ाई किए थे इन्होंने। 1919 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह में प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का स्वाध्याय किया। इनका प्रगति से असीम लगाव था और बचपन से ही सुंदर प्रकृति से असीम लगाव था और बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। आगे देखिए, आर्थिक संकट और मार्क्सवाद से परिचय। देखिए, वर्षों के बाद सुमित्रानंदन पंत को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है, कर्ज से जीते हुए पिताजी जो है ना, वो कर्ज से दबे हुए थे। ठीक है, और इनका मृत्यु हो गया था। दबे, जीते नहीं, दबे। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी इनको बेचना पड़ा। इन परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की और जो है ना उन्मुख हो गए। ठीक है, मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हो गए। अब देखिए इनका उत्तरोत्तर जीवन। सुमित्रानंदन पंत 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ कलांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। ठीक है, नहीं वहीं रहे। ठीक है, 1938 में उन्होंने प्रगतिशील मानसिक पत्रिका रूपा का संपादन किया। ठीक है, रूपा। ठीक है, श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से इनमें आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ और उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी ने 1950 से 57 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता के रूप में काम किया। इन्होंने 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किया और प्रकाशित किया, जिस पर 1958 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, काफ़ी गलत लिखा होगा बीच में। ठीक है, 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में इनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए
और जीवन प्रयत्न रचनात्मक करते रहे। ठीक है, रचना जो है इन्होंने करते रहे। मृत्यु इनका हुआ था 28 दिसंबर 1957 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विचारधारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब है आगे सुमित्रानंद पंत के प्रमुख कृतियाँ और कविता संग्रह। देखिए, उच्छ्वास, ग्रंथि, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, मुक्ति यज्ञ, युगवाणी, पल्लव, गुंजन, युगांतर, लोकायतन, तारापंत, उत्तरा, ठीक है, वीणा, ग्राम्य, स्वर्णधूलि और सत्यकाम और मानसी, रजत शिखर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शिल्पी, सौंदन, अंतिमा, पतझड़, अवगुंठित और मेघनाथ वध और युगपत, चिदम्बरम और पल्लविनी। देखिए, पुरस्कार और सम्मान के बारे में हम लोग आगे इसमें पढ़ लिए थे। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। स्मृति विशेष में कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न सोल्व करने में आगे अग्रसर होंगे। देखिए, पहला प्रश्न दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 मई 1900 ईस्वी को जन्म हुआ था। पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो कौसानी गांव में। कहाँ, कौसानी गांव में। नौका विहार कविता में किस राजभवन का उल्लेख है, किस राजभवन का उल्लेख मिला है, तो काका कौकर राजभवन का, काका कौकर राजभवन का। आगे है चिदम्बरा पर पतंजलि, चिदम्बरा को पंत जी, दरअसल पंत और जी अलग होना चाहिए था, को किस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। चिदम्बरा में जब लिखे थे इन्होंने चिदम्बरा को, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रानंद पंत का युग क्या है, सुमित्रानंद पंत का युग क्या है, तो छायावादी युग है। पंत को उनके किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किन रचना मिला, तो कला और बूढ़ा चांद पर। पंत का बचपन का नाम क्या था, तो पंत का जो बचपन का नाम था, उनका नाम था गोसाई दत्त। क्या नाम था, गोसाई दत्त। पंत जी का जन्म किस दिन हुआ था, पंत जी का जन्म हुआ था रविवार को। पंत जी का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, तो प्रथम जो महाकाव्य था इनका वो था लोकायतन। पंत जी का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आंसर बताते हैं। 1 जनवरी 1977 को। छायावाद का सीमांकन माना जाता है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936। पंत जी असहयोग आंदोलन में कब सक्रिय होने लगे, मैंने कब से वो जुड़ने लगे। ठीक है, तो जुड़ने लगे 1921 में। ठीक है, चलिए आगे है कि पंत जी कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाए, कब मार्क्सवादी जीवन दर्शन अपनाए थे, तो 1934 ईस्वी के बाद। पंत जी के अनुसार मानव जीवन का हकीकत क्या है, मानव जीवन कर लीजिए, मानव जीवन का जो है हकीकत वह क्या है, सुख और दुख है। आगे है कि पंत जी प्रायः प्रकृति को किस रूप से चित्रित किया करते थे, किस रूप से चित्रित किया करते थे, तो नारी के रूप में। आगे है कि पंत जी को कविता करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती थी। ठीक है, कहाँ से मिलती थी, तो प्रकृति से मिलती थी। ठीक है, चलिए आगे है महादेवी वर्मा के बारे में। देखिए, महादेवी वर्मा का जो निवास स्थान है वह है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जन्म इनका 1907 में और मृत्यु 1987 में। देखिए, एक परिचय इनके बारे में पढ़ लेते हैं, सामान्य परिचय। इनका जो नाम है वो महादेवी वर्मा। ठीक है, जन्म 26 मार्च 1907, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 11 सितंबर 1987 को, मृत्यु स्थान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता श्रीमती हेमरानी वर्मा और पति डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। ठीक है, जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कार्य स्व परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विशुद्धि धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंत में वे एक प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा
प्रयाग में हुआ। ठीक है, प्रयाग कर लीजिए, प्रयोग है। संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद, ठीक है, उत्तीर्ण होने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्या हो गई। इनकी विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाह उपरांत ही इन्होंने MA और BA और MA, ठीक है, परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण किया। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। कुछ समय तक ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। आगे इनका है साहित्यिक परिचय के बारे में। देखिए, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र है काव्य। क्या है? काव्य। इनको गन्ना छायावाद कवियों की बृहद चतुष्टय, ठीक है, में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचना भी है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण और संवेदन युक्त एवं भावुक था, इसलिए इनके साहित्य में भी वेदना की गहरी टिस्त है। ठीक है, इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। ठीक है, आगे देखिए, कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेख सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब इनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। देखिए, महादेवी जी ने अपने गीतों की स्निग्ध और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया जो सांकेतिक एवं लाक्षणिक है। इनकी शैली में लाक्षणिक प्रयोग एवं व्यंजना के प्रयोग के कारण अस्पष्टता व दुरूहता दिखाई देती है। आगे है हिंदी साहित्य में इनका स्थान। देखिए, महादेवी जी की कविताओं में नारी हृदय की कोमलता और सरलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी कविताएं संगीत की मधुरता से परिपूर्ण हैं। इनकी कविताओं में एकाकीपन की भी झलक देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में पद लेखन के साथ साथ अपने गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा के सजाने, संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने का जो प्रयत्न इन्होंने किया है वह प्रशंसा के योग्य है। हिंदी की रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। देखिए, शिक्षा के बारे में, 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही महादेवी वर्मा का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया। इससे उनकी शिक्षा का क्रम टूट गया, क्योंकि महादेवी के ससुर लड़कियों से शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब महादेवी के ससुर का स्वर्गवास हो गया तो महादेवी जी ने पुनः शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। वर्ष 1920 में महादेवी ने प्रयाग से प्रथम श्रेणी में मिडिल पास किया। ठीक है, और इसके बाद है कि संयुक्त प्रांत के विद्यार्थियों में उनका स्थान सर्वप्रथम रहा। ठीक है, इसके फलस्वरूप उन्हें छात्रवृत्ति मिली। 1924 में महादेवी ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और पुनः प्रांत में जो है ना प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस बार भी उन्हें छात्रवृत्ति मिली। वर्ष 1926 में उन्होंने इंटरमीडिएट और वर्ष 1928 में BA की परीक्षा क्राथ स्टेट गर्ल्स कॉलेज से प्राप्त की। ठीक है, आगे देखिए,
1933 में महादेवी जी ने संस्कृत में मास्टर ऑफ, ये वाला गलत है दोस्तों, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। इस प्रकार उनका विद्यार्थी जीवन बहुत सफल रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इनके बाद कि महादेवी जी ने अपनी रचनाएं चांद में प्रकाशित होने के लिए भेजी। हिंदी संसार में उनकी उन प्रारंभिक रचनाओं का अच्छा स्वागत हुआ। इससे महादेवी जी को अधिक प्रोत्साहन मिला और फिर से वे नियमित रूप से काव्य साधन की ओर अग्रसर हो गई। महादेवी जी का संपूर्ण जीवन शिक्षा विभाग से ही जुड़ा रहा। मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है, की परीक्षा पास करने के उपरांत ही वे प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हो गए। उनकी कर्तव्य निष्ठा में शिक्षा के प्रति लगाव और कार्यकुशलता के कारण ही प्रयाग महिला विद्यापीठ में निरंतर उन्नति की। महादेवी जी ने वर्ष 1932 में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद की संपादक बनी, ठीक है। चलिए आगे इनको बहुत सारा पुरस्कार मिला था, ठीक है। उन सभी पुरस्कार के बारे में चलिए एक नज़र देख लेते हैं। महादेवी वर्मा ने वर्ष 1934 में नीरजा पर 500 का पुरस्कार और शेखसरिया पुरस्कार जीता। वर्ष 1944 में आधुनिक कवि और निहार पर 1200 का मंगला प्रसाद पारितोषिक जीता। और भाषा, साहित्य, संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त उनकी रुचि दर्शन शास्त्र में भी था। महादेवी वर्मा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1956 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया। वर्ष 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्यिक सम्मेलन द्वारा उन्हें भारतेंदु पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे है काव्य साधन। महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध कवित्री थे। छायावादी आधुनिक काल की एक सहेली होती है जिसके अंतर्गत विविध सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतन सत्ता का आरोप कर उनका मानवीयकरण किया जाता है। इस प्रकार इसमें अनुभूति और सौंदर्य चेतना की अभिव्यक्ति को प्रमुख स्थान दिया जाता है। महादेवी जी के काव्य में यह दोनों विशेषताएं हैं। अंतर मात्र इतना है कि जहां छायावाद के अन्य कवियों ने प्रकृति में उल्लास का अनुभव किया, वहीं इसके उलट महादेवी जी ने वेदना का अनुभव किया। महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में कल्पना के आधार पर प्रकृति का मानवीयकरण कर उसे एक विशेष भाव, स्मृति और गीत काव्य से विभूषित किया और इसलिए महादेवी जी की रचनाओं में छायावाद की विभिन्न भावगत और कलात्मक विशेषताएं मिलती है। आगे है काव्य भाव। महादेवी जी के काव्य में की मूल भावना वेदना भाव है, लेकिन जीवन में वेदना भाव की उपज दो कारणों से होती है, ठीक है। अब आगे इनकी मृत्यु के बारे में है 11 सितंबर 1987 को, ठीक है। और रचना आगे इनका कौन कौन सा जान लेते हैं। देखिए महादेवी वर्मा जी का प्रमुख कृति, ठीक है, पहला निहार, दूसरा रश्मि, तीसरा नीरजा, चौथा सांध्य गीत, फिर है दीपशिखा, फिर है यामा। इसके अतिरिक्त संधिनी, आधुनिक कवि तथा सप्तपर्णा इनके अन्य काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है। सम्मान 1956 में पद्म भूषण, यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। आगे हम लोग अब इनसे रिलेटेड महादेवी वर्मा जी से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से प्रश्न नंबर 1 के साथ। देखिए पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला, 1956 में, ठीक है। अभी जस्ट ऊपर पढ़े 1956 में मिला। वर्मा जी को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यामा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए आगे है इसके बाद कि वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है, तो कब मिला था, 1983 में। महादेवी वर्मा जी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है, ठीक है, तो इनका नाम है निहार। महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन है, तो अंतिम काव्य संग्रह है दोस्तों दीपशिखा। क्या है, दीपशिखा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि महादेवी वर्मा ने मंदिर का दीप किसे कहा। मंदिर का दीप जो है
वह किसे कहा, तो स्वयं को कहा। कवित्री किसे मधुर मधुर जनले की सीख देती है, ठीक है, तो किसको, तो स्वयं को। महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ का नाम लिखना है, तो काव्य ग्रंथ का नाम है दोस्तों रश्मि, निहार और नीरजा, यानी कि उपरोक्त सभी ठीक है। महादेवी वर्मा किस संस्थान में प्राचार्य के पद पर कार्य किए थे, तो किसमें, तो प्रयाग महिला ज्ञानपीठ में, ठीक है। चलिए आगे है इसके बाद कि महादेवी वर्मा का निधन और तिथि बताना है कि कब हुआ था। तो इनका निधन हुआ था 11 सितंबर 1987 को। और आगे है कि वेदना की गायिका के रूप में कौन है, वेदना की गायिका के रूप में कौन है, तो महादेवी वर्मा है। और आगे है कि अतीत के चलचित्र के लेखिका का नाम बताना है, तो महादेवी वर्मा। और आगे है कि महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थक माध्यक के रूप में क्या है, तो वह है गीत। क्या है दोस्तों, गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। देखिए इनका जो स्थान है, निवास स्थान वाराणसी, 1889 में जन्म, 1937 में मृत्यु। तो चलिए इनका एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं। देखिए इनका पूरा नाम था महाकवि जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जन्म इनका हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। जन्मभूमि इनका है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु उनका है 15 नवंबर 1937 को, ठीक है, 48 वर्ष के उम्र में। मृत्यु स्थान है वाराणसी, यूपी। अभिभावक देवी प्रसाद साहू और कर्मभूमि वाराणसी। कर्म क्षेत्र उपन्यासकार और नाटककार और कवि। मुख्य रचना चित्राधार, कमायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट और विशाख, अजातशत्रु और आकाशदीप, ठीक है, और आंधी और ध्रुव स्वामिनी और तितली और कंकाल। विषय कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध, ठीक है। भाषा इनका हिंदी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। काशी में इनका परिवार सुंघनू साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। प्रसाद जी के पितामह का नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। इनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। इन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर और पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थयात्रा की। अमरकंटक पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी इन्होंने यात्रा की। यात्रा से लौटने के बाद प्रसाद जी के जो है इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। पिता की मृत्यु के 4 वर्ष के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया, ठीक है। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन न लगा, इसलिए इनकी शिक्षा जो है वो घर पर ही किया गया बंदोबस्त, ठीक है। घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किए। और प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था, ठीक है। वे प्रायः साहित्यिक पुस्तक पढ़ा करते थे और अक्सर मिलने पर कविता भी किया करते थे। पहल तो इसके बाद इसके भाई इनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहते थे, ठीक है। परंतु जब इन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तो इन्होंने इनकी पूरी स्वतंत्रता दे दी, ठीक है। प्रसाद जी के हृदय को गहरा आघात लगा। आगे है साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अपने बचपन से ही उनका प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की ओर दिखता है। इन्होंने
मात्र 9 साल की उम्र में अपने गुरु रसमय सिद्ध को एक सवैया लिखकर दिया, जिसका नाम क्या था? कलाधार था। पहले उनके बड़े भाई भी शंभु रत्न चाहते थे कि ये अपने पैतृक व्यवसाय को ही संभाले, लेकिन काव्य रचना की तरफ उनकी प्रेम देखते हुए इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी को पूरी छूट दे दी। अपने बड़े भाई की सहमति और उनके आशीर्वाद के साथ वे पूरी तन्मयता के साथ हिंदी साहित्य लेखन और काव्य रचना के क्षेत्र में लग गए। आगे है जयशंकर प्रसाद जी के रचना के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं जो है ना, पूरा बहुत है रचना। इनकी रचना भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना जो है वो समरसता का संदेश निहित है। उनकी प्रमुख रचना झरना, आंसू लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी और जन्मजय का नागयज्ञ, राजस्त्री और अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, ये सब जो है ना बहुत सारे लिखे थे इन्होंने। और कंकाल और तितली और इरावती जो है ना, ये उपन्यास है इनका, ठीक है। और इंद्रजाल कहानी संग्रह है। छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप साथ में है, और आंधी भी है, ठीक है। नाटक में इनका बहुत सारा है, जैसे कि ध्रुवस्वामिनी, ठीक है, जैसे अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, ये सब नाटक है इनका। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी, कहानियों से भरा हुआ है इनका पूरा आदम रचना, ठीक है। जैसे देवदासी, बितासी, प्रणय चिन्ह, नीरा, शरणागत, चंदा, गुंडा, स्वर्ग के खंडहर में, और पंचायत, और जहां आराम, मधुआ, उर्वशी, इंद्रजाल, गुलाम, ग्राम, भीख में, और चित्र मंदिर, बहरसी, और पुरस्कार, और रमला, छोटा जादूगर, और बरुवाहन, विराम चिन्ह, और सालवती, अमिट स्मृति, रसिया बालम, सिकंदर की शपथ, और आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविताएं, ठीक है। पोसोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, अंतरिक्ष में अभी सो रही है, मधुर माधवी संध्या में, ओरी मानस की गहराई, निधड़क तूने ठुकराया तब, अरे आ गई है भूली सी, शशि सी वह सुंदर रूप विधा, अरे कहीं देखा है तुमने, काली आंखों का अंधकार, चिर त्रिषित कर्ण से तृप्त विधुर, और जगती की मंगलमयी उषा बन, और अपलक जगती हो एक रात, और वसुधा के अंचल पर जग की सजल कालीमा रजनी, मेरी आँखों की पुतली में कितने दिन जीवन जल निधि में, कोमल कुसुमों की मधुर रात, अब जागो जीवन के प्रभात, तुम आँखों का बचपन, आह रे वह अधीर यौवन, आँखों से अलख जगाने को। और आगे है, उस दिन जब जीवन के पथ में, और फिर है, हे सागर संगम अरुण नील, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विशेषता या परिचय देखिए, बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी, और इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, और साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिला, ठीक है। इंदु पत्रिका लिखने के बाद प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत इनकी कहानियों पाठक को अभिभूत कर देती है। वह हिंदी साहित्य को अपनी साधन समझते थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में योगदान देने वाले सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों में से एक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपनी कहानियों में, नाटक तथा कविताओं के जरिए हिंदी साहित्य में अपना माधुर्य बिखेरा। राजनीतिक संघर्ष तथा संकट की स्थिति में राजपुरुष का व्यवहार उन्होंने बड़ी गहराई से समझा और लिखा। आधुनिक उपन्यास के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी ने यथार्थ और आदर्शवादी रचनाकारों का सूत्रपात किया। नाटक, ठीक है। प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक और 3 लैंगिक और 2 भावात्मक कुल 13 नाटक का सृजन किया। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है, ठीक है, इतिहास से रिलेटेड है। इनमें महाभारत से लेकर के हर्ष के समय तक के इतिहास की सामग्री जो है मिलती है, ठीक है। जैसे कि स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, यज्ञ, कामना, चंद्रगुप्त,
जन्मजय का नाग, राजश्री और एक घूंट। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली। हमारे देश के सबसे बड़े कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी, लेकिन धीरे धीरे वे खड़ी बोली की तरफ आते गए और उनको यह भाषा शैली पसंद आती गई। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावनात्मक, विचारात्मक और इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी शैली अत्यंत मीठी और सरल भाषा में थी, जिनको कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सकता था। जयशंकर प्रसाद के लेखन का दूरगामी प्रभाव हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना का श्रेय जयशंकर प्रसाद को जाता है। इनके द्वारा रचित खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सी धारा प्रवाहित होती है, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेषक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। जयशंकर प्रसाद के बाद के कई प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी लेखनी को खूब सराहा है। इनकी वजह से ही बाद में खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में। प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? तो काशी में। प्रसाद जी की शिक्षा कहाँ मिली? तो प्रसाद जी की विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं तक मिली थी। प्रसाद जी ने स्वाध्याय के द्वारा किन भाषाओं का अध्ययन किया? प्रसाद जी ने स्वाध्याय के द्वारा संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। प्रसाद जी की प्रकृति कैसी थी? तो अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के थे। प्रसाद जी के व्यक्तित्व से दूर रहते थे, तो परनिंदा एवं आत्मस्मृति से दूर रहते थे। मूलतः प्रसाद जी क्या थे? तो प्रसाद जी कवि थे। प्रसाद जी ने किन किन विद्याओं की उच्च कोटि में रचना का सृजन किया? तो नाटक का, उपन्यास का, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विद्याओं में उच्च कोटि का सृजन किया। प्रसाद जी के साहित्य में किसका प्रमुख स्वर है? तो प्रसाद जी के साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का प्रमुख स्वर है। प्रसाद जी ने नाटकों में कौन सा काम किया? ठीक है, तो नाटक साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति की गौरव के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण का काम किया। प्रसाद जी की कविताओं और कहानियों में किसकी झलक मिलती है? तो संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद जी पर साहित्यिक संस्कार कहाँ से बनता गया? तो साहित्यिक संस्कार उनके पिता से बनता गया। प्रसाद जी को किस चर्चा से आनंदभूति होती थी? ठीक है, तो जो है ना, प्रसाद जी को साहित्यिक चर्चा से आनंदभूति मिलता था। प्रसाद जी के मन में धार्मिक भाव किससे जगी? तो प्रसाद जी के मन में अपनी माता के साथ विविध तीर्थों, धारा क्षेत्र और ओंकारेश्वर पुरस्कार और उज्जैन, जयपुर, ब्रज, अयोध्या आदि की यात्रा से धार्मिक भावना जगी। प्रसाद जी को किस कारण अपने बड़े भाई का कोप भाजन बनना पड़ा? प्रसाद जी को पुरानी बही की एक और कविता लिखा करते थे, जिसके कारण एक बार उन्हें अपने बड़े भाई का कोप का भांजना सहना पड़ा था। ठीक है, गुस्सा, अपने भाई का गुस्सा सहना पड़ा था। ठीक है, प्रसाद जी को कविता करने की अनुमति किस आधार पर मिली? प्रसाद जी के घर बाहर से आने वाले साहित्यकारों और कवियों के द्वारा उनकी कविताओं की प्रशंसा सुनकर भाई शंभू रत्न जी ने उनको कविता करने की अनुमति दे दी। प्रसाद जी की दुकान पर किस समय साहित्यकारों का जमावट लगा? तो प्रसाद जी की दुकान पर 6 बजे संध्या काल से साहित्यकारों का जमावट लगता रहा था, जो मित्र मंडल नियमित रूप से आती और परस्पर साहित्य चर्चा होती थी। प्रसाद जी की पुस्तकें पर प्राप्त पुरस्कारों को स्वयं न लेकर कहाँ दान किया? प्रसाद जी ने पुस्तकों पर प्राप्त पुरस्कारों को स्वयं न लेकर नागरिक प्रचारणी सभा में दान दे दिया। प्रसाद जी रिक्त समय में क्या किया करते थे? प्रसाद जी रिक्त समय में व्यायाम, कुश्ती, नौका विहार आदि किया करते थे। प्रसाद जी किससे उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। प्रसाद जी किस प्रकृति के व्यक्ति थे? तो स्वावलंबी प्रकृति के व्यक्ति थे। प्रसाद जी को किसने कमज़ोर किया? तो स्वयं प्रसाद जी ने। अब हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न दोस्तों सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। देखिए,
प्रश्न नंबर 1 है कि प्रसाद जी की पहली कृति कौन सी है। ठीक है, तो इनकी पहली कृति जो है वह है चित्रधार। प्रसाद जी की ब्रजभाषा रचनाओं का महत्व केवल किस प्रकार की है, तो ऐतिहासिक है। प्रसाद जी की मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे, तो इंदु लिखा करते थे। प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाती हैं, तो झरना के आधार पर। प्रसाद जी किस रचना में छायावादी रूप का उत्कर्ष प्राप्त हुआ, तो किस रचना में, तो आंसू में। प्रसाद जी के किस रचना में उनका आनंदवादी दर्शन दृष्टिगत होते गए, तो किस रचना में, लहर में। प्रसाद जी ने किस रचना में आनंदवादी दर्शन के साथ साथ रहस्यवादी दर्शन की पुष्टि की थी, तो किस रचना में, तो लहर में ही। प्रसाद जी किस रचना में उनकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था, तो चित्रधार में। प्रसाद जी ने जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना की थी, तो किसकी रचना की, तो प्रेम पथिक की रचना की। प्रसाद जी का जिज्ञासा भाव का वृद्धि किस रचना में बढ़ा, तो झरना में बढ़ गया। आगे है प्रसाद जी के किस काव्य में वेदना का सुंदर कथन हुआ, तो किस काव्य में सुंदर कथन हुआ, आंसू में। प्रसाद जी के काव्य में किस भाव का विशेष महत्व है, तो दोस्तों लक्षणीयता का विशेष महत्व है। प्रसाद कैसे कवि हैं, तो ये जो है ना, ये कालजयी कवि हैं। आगे है अपनी अदम्य जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्रकृति के रहस्यों का क्या कर सकता है, तो क्या कर सकता है, उद्घाटन कर सकता है। साहित्यकारों का आदर्श क्या है, तो सत्य, शिव और सुंदर। आगे है कि प्रसाद जी की रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी, तो व्यक्तिगत वेदना से। प्रसाद जी की अंतिम रचना आंसू में कौन सी भावना से संबंध है, कौन सी भावना संबंध है, तो विश्व कल्याण भावना से संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में आंसू कैसी कृति है, तो आंसू जो है ना स्मृति काव्य कृति है। कैसी, स्मृति काव्य कृति है। आंसू काव्य में प्रसाद जी ने कौन सी अभिव्यक्ति दी है, कौन सी अभिव्यक्ति दी है, तो दर्द भरी अभिव्यक्ति दी है। आंसू की भावभूमि कैसी है, आंसू की भावभूमि कैसी है, तो विकासशील की भावभूमि है। प्रसाद जी अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या करते थे, ठीक है, क्या करते थे, तो सुखी जीवन के अनुकूल रहते थे। लक्ष्मी नारायण मिश्र पर जयशंकर प्रसाद जी की अपेक्षा अधिक क्या थे, ठीक है, अधिक क्या था, तो सतर्क थे। छायावादी कवि और प्रेम और मस्ती के कवियों में किसका अंतर है, ठीक है, किसका अंतर है, तो व्यक्ति चेतना से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा को स्पर्श करती है, जबकि व्यक्तिगत निष्ठा चेतना शरीर के मन तक ही सीमित रहता है। यही अंतर है। आगे देखिए, प्रेम और मस्ती के कवियों ने प्रणय को किस रूप में स्वीकार किया है, किस रूप में स्वीकार किया है, तो साध्य के रूप में स्वीकार किया है। छायावादी कवि प्रणय को जीवन के किस रूप में रखे हैं, जीवन के किस रूप में रखे हैं, तो यथार्थ रूप में रखे हैं। आगे है प्रेम और मस्ती के कवियों के काव्य में जीवन के विषय में किसी व्यापक परिकल्पना या सिद्धांत का क्या मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, तो अभाव मिलता है। प्रेम और मस्ती के कवि प्रणय में तल्लीन हो जाने से क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, इच्छा रखते हैं। छायावादी कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है, ठीक है, तो कैसी है, तो प्रेम भावना है। नई कविता के कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है, तो कैसी है, तो यौन भावना है। प्रेम और मस्ती के कवियों में कहीं कहीं नैतिकता मर्यादा को भी क्या कर गए हैं, तो अतिक्रमण कर गए हैं। क्या कर गए हैं, अतिक्रमण कर गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि द्विवेदी युग नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया करते थे, ठीक है, तो विद्रोह जो किया करते थे वो छायावादी कवि थे। आगे देखिए, प्रेम और मस्ती का यह काव्य निसंदेह अपनी सीधी सच्ची अनुभूति की के और कला के कारण क्या पाई, ठीक है, कला के कारण क्या पाया, तो विशेष ख्याति पाया। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं ठोस अर्थार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया, क्या नहीं कर पाया, तो ग्रहण नहीं कर पाया। आगे है छायावाद युग के व्यंग्यकारों में पांडेय, बेचन, शर्मा, उग्र का स्थान कहाँ है, इनका स्थान कहाँ है, अलग है। पांडेय, बेचन, शर्मा, उग्र की व्यंग्य कविताओं में क्या मिलती है, तो क्या मिलता है, उल्लास मिलती है। आगे है कि हास्य की छटा को बिखेरने के लिए कवि ने अन्य किन भाषाओं के शब्दावली का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है दोस्तों कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य के इस युग की कितनी भावनाएं पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है। ठीक है, कितनी भावनाएं जो है वो व्यक्त हुई है, तो 2 भावनाएं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की दोनों भावनाओं का नाम बताना है, तो स्वतंत्रता और संग्राम में कूदना। ठीक है, और युगों से शोषित भारतीय जनता को विज्ञान से प्राप्त नए साधनों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ संघर्ष के लिए प्रेरित करना कोई कैसा काम था। ठीक है, यह जो काम था वह कैसा काम था, तो कोई आसान काम नहीं था। देश प्रेम की कवियों में अनुभूति की क्या दिखाई देती है, तो इनमें दोस्तों क्या दिखाई देती है, तो सच्चाई और आवेश दिखाई देती है। आगे है कि जनता आत्मविश्वास का संचार करने का क्या उपाय था। ठीक है, तो इसका उपाय था अतीत की गरिमा का सजीव चित्रण करना। दिल्ली कविता में निराला जी ने अतीत के गौरव के साथ वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया है, जो क्या है, जो दोस्तों गंभीर प्रभाव की हुई व्यक्ति है। स्वाधीनता आंदोलन के 2 महत्वपूर्ण मूल्यों का नाम बताना है। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण मूल्य है असहयोग और आत्म बलिदान। देश की स्वाधीनता के लिए प्रत्येक भारतवासी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या था, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या था, तो साधना करना। क्या था, साधना करना। आगे है कि माखनलाल चतुर्वेदी देश के प्रति गंभीर प्रेम तथा देश के कल्याण के लिए उनमें से कौन सी भावना दिखाई देती है, तो आत्म उत्सर्ग भावना। प्रवृत्ति प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत के रूप में किसको स्वीकार किया जा सकता था, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन को। आगे है छायावाद का गद्य साहित्य पूर्ववर्ती युगों की तुलना में अधिक क्या है। ठीक है, अधिक क्या है, तो विकासशील और समृद्ध है। हिंदी नाट्य साहित्य में के इस युग को क्या कहना युक्त संगत होगा, क्या कहना युक्ति संगत होगा, तो प्रसाद युक्त कहना युक्ति संगत होगा। हिंदी नाटक को साहित्य भूमिका प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोग को इस ओर किया। ठीक है, तो उन्होंने किस ओर अपना सहयोग किया था, तो उन्होंने अपना सहयोग को दोस्तों प्रवृत्ति की ओर किए थे। दोस्तों अब हम लोग इसके बाद आने वाले वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ेंगे, अज्ञेय के बारे में पढ़ेंगे, नागार्जुन के बारे में पढ़ेंगे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।